Hello and welcome to Chandigarh Civil Services. This is Vivek Agarwal and our today's topic is Uniform Civil Code. हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अ इंडियन पॉलिटी टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है अंडर आर्टिकल 44 और इसका ब्रॉड टाइटल है डीपीएसपी दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम देखते हैं कि ये क्या कोड है, इस कोड की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके लिए क्या क्या जजमेंट्स पास हुई हैं, वाई इट इज़ इन न्यूज़ और डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्री में कोड्स चल रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड्स वो कौन से हैं। पहले देखेंगे कि वाई दिस कोड इज़ इन न्यूज़। दिस कोड इज़ इन न्यूज़ बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा एपेक्स कोर्ट है, उसने सेंटर से जवाब मांगा है। दे हैव सॉट एन रिप्लाई फ्रॉम द सेंटर कि आप हमें एक रिलीजन यूनिफॉर्म ग्राउंड्स पे जो रिलीजन के लिए एक सिविल कोड बना के दीजिए जिसमें यू विल सी ओनली टू थिंग्स दैट इज़ वन इज़ सक्सेशन एंड द सेकंड इज़ इनहेरिटेंस। अगर हम सक्सेशन को आसान भाषा में देखें तो सक्सेशन मीन्स उत्तराधिकारी, कि आपके बाद कौन आपका उत्तराधिकारी होगा, कौन आपको रिप्रेजेंट करेगा, आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। एंड सेकंड इज़ इनहेरिटेंस। द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस इज़ विरासत, कि जो आपने आज कैश या काइंड या एज इन द फॉर्म ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने जो अक्वायर की अक्यूमुलेट की है, आपके जाने के बाद हु विल बी द गाइडिंग वन, की जो उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा और उस प्रॉपर्टी के जो पर्क्स हैं वो इन्जॉय करेगा। हम देखते हैं कि इसके लिए क्या हुआ था। इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में इस बार फोर्थ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई गई है फॉर इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी। अगर कल क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट में कि क्या ये फर्स्ट टाइम बात की गई है, नो, दिस इज़ द फोर्थ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन which has been placed in the Supreme Court for implementing a uniform civil code under Article 44 of Constitution of India and it is a part of DPSP. That means कि अगर हम डेफिनेशन से जाते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ DPSP अंडर आर्टिकल 37, तो DPSPs आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसी की जो एक स्टेट है उसने प्रिंसिपल्स बनाए हैं अपनी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए दैट आर नॉन जस्टिशिएबल। इसका मतलब क्या होता है नॉन जस्टिशिएबल का, दैट इज दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट बट दे आर द प्रिंसिपल्स लेड डाउन फॉर द फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये नॉन एनफोर्सिएबल हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं, ये सिर्फ फंडामेंटल गवर्नेंस के लिए ही बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि इस फोर्थ PIL से पहले कौन सी PILs पहले फाइल की गई थी और उनके इश्यूज़ क्या थे। तो इससे पहले 3 PILs फाइल की गई थी और वो तीनों किस चीज़ पे टारगेट करती थी। वन इज़ मैरिज एंड डाइवोर्स, इसके लिए लॉस के ऊपर। सेकंड इज़ कस्टडी एंड गार्डनशिप। थर्ड इज़ एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एंड फोर्थ इज़ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। अगर हम ये 4 लॉज देखेंगे तो ये दीज आर द पर्सनल लॉज। तो ये हमारे पर्सनल स्फेयर में बात करते हैं बिकॉज मैरिज इज़ अ पर्सनल थिंग, डाइवोर्स इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, कस्टडी एंड गार्डनशिप, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। तो जो आज से पहले 3 PILs फाइल हुई हैं दैट ऑल्सो डेल्ट विद द पर्सनल लॉज एंड दिस फोर्थ PIL इज़ ऑल्सो फॉर द पर्सनल लॉ। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ सिंगल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन देयर पर्सनल मैटर्स। अगर आप देखेंगे कि ये कौन से मैटर्स को डील करता है तो ये पर्सनल मैटर्स को डील करता है। जो इसकी डेफिनेशन में 5 मैटर्स दिए हुए हैं, दे आर मैरिज, डाइवोर्स, कस्टडी, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। दीज आर द 5 मैटर्स जो इसकी डेफिनेशन में दिए हुए हैं एंड वी विल गो बाय द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि इट इज़ अ सिंगल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन देयर पर्सनल मैटर्स। तो देखते हैं कि स्पेसिफिकली आर्टिकल 44 ऑफ DPSP क्या बोलता है। इट स्टेट्स दैट कि स्टेट क्या है, राज्य हमारा इंडियन स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा कोड जो सब पे एप्लीकेबल हो। सिविल का मतलब जो आपके पर्सनल स्फीयर में एक लॉ बनाए और एक कोड है फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कल क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है देन इट इज़ येस, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट एंड 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ योर सी। जो आपके सी हैं उसका 12 नॉटिकल माइल्स है, अप्रॉक्सीमेटली 23 किलोमीटर का एरिया
टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर आता है, और ये सब अंडर आर्टिकल 44 आता है कि अंडर अगर क्वेश्चन आता है कि 44 इज़ एप्लीकेबल टू इंडिया ओनली और टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। फिर देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, कि हम क्यों चाहते हैं कि एक लॉ ऐसा है कि जिसकी यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी हो। तो फर्स्ट देखेंगे कि दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स, कि कोई भेदभाव नहीं होगा, पूरे सिटीजन मतलब ऑल ओवर द कंट्री ये सिटीजन्स के ऊपर यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी होगी। सेकेंड, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एन अमेंडमेंट, कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी लॉ मेकिंग पावर, कि अगर कल उसको लगता है कि दे हैव टू प्रपोज एन अमेंडमेंट, सो दे कैन प्रपोज एन अमेंडमेंट फॉर दिस लॉ। थर्ड इज़ ये जेंडर जस्टिस की बात करेगा, क्योंकि जब ये लॉ एप्लीकेबल होगा तो इट विल बी एप्लीकेबल, इट्स एप्लीकेबिलिटी विल बी जेंडर न्यूट्रल एंड इट विल टॉक अबाउट जेंडर जस्टिस। ये नहीं है कि सिर्फ ये एक ही जेंडर के लिए फेवरेबल होगा दूसरे के लिए अनफेवरेबल होगा, ऐसा नहीं है। इट विल टेक इनटू कंसिडरेशन द जेंडर जस्टिस पार्ट। फोर्थ इज इट विल प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पंजाब या हरियाणा में एप्लीकेबल होगा, कर्नाटका केरला में नहीं होगा। इट विल प्रमोट अ नेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एवरी नूक एंड कॉर्नर में एप्लीकेबल होगा। इट विल प्रमोट अ सेंस ऑफ वननेस एंड द नेशनल स्पिरिट, ये सेंस ऑफ वननेस प्रमोट करेगा, क्योंकि हम सबको लगेगा कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है देन वी कैन अप्रोच द कोर्ट। और ये जो लॉज हैं ये यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि ये हर स्टेट का डिफरेंट है। दिस इज़ फॉर अ लॉ दैट सेज वन नेशन वन लॉ, इसका प्रिंसिपल क्या है, वन नेशन वन लॉ, कि एक नेशन के लिए एक लॉ बनाओ दैट विल बी हेल्पफुल फॉर इट्स सिटीजन्स। अगर हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ऐसा लॉ क्यों नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट इज़ डाइवर्सिटी अंडर सेकुलर सिविल लॉज, कि जो हमारी सोसाइटी है वो कहती है सेकुलरिज्म की बात करती है कि हमारे जो रिलीजन है या जो हमारा पर्सनल अरीना है उसमें स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि डाइवर्सिटी का जो एंगल है ये हैम्पर हो रहा है, क्योंकि सेकुलरिटी या सेकुलरिज्म जो हमारा मॉडल है वो यही कहता है कि स्टेट एंड रिलीजन आर डिफरेंट एंटाइटीज़, तो स्टेट किसी के रिलीजन पे कोई लॉ नहीं बना सकता। सेकंड बात देखते हैं कि नो जुरिस्डिक्शन ऑफ पार्लियामेंट ओवर पर्सनल लॉज, दो जो पर्सनल लॉज हैं दैट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, बट जो पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन नहीं है ओवर पर्सनल लॉज, तो ये आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है कि इसीलिए वजह से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। The third point is state should not interfere with the personal laws, that is violation of article 25, 26 subclause B and 29। जो आर्टिकल 25 है, जो यहाँ पे आर्टिकल 25 है, it deals with individuals fundamental right to religion, it deals with individuals fundamental right to religion, कि हमारे fundamental right है कि हम religion अपनी पसंद का या अपनी मर्जी का हम प्रोफेस कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं। जो आर्टिकल 26B है, it deals with right of each religious denomination टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, ये कहता है कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो अपने मैटर्स खुद डील आउट कर सकती है, उसको किसी की इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड आर्टिकल 29 कंजर्व्स डिस्टिंक्टिव कल्चर, आर्टिकल 29 हमारे कल्चर को कंजर्व करता है। तो अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा पर जैसे डिफरेंट डिफरेंट एंटाइटीज़ हैं सोसाइटी में, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के पीपल हैं, सो दे विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट कि कौन सा किस पे अप्लाई किया जाए। Number 4 that is against the diversity of the country because we have a different sect of population at every 100 kilometers। अगर हम 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो we see there is a different dialect, different culture and different लिविंग स्टाइल्स, सो ये डाइवर्सिटी को हैम्पर करेगा। और लैक ऑफ नेशनल कंसेंसस, इससे जो कंसेंसस है वो बिल्डअप नहीं होगा, लैक होगा, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि एक लॉ बनाया है पार्लियामेंट में जो पूरे इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं, पर अगर वो पार्लियामेंटेरियंस ने उनका जिनके लिए लॉ बना रहे हैं उनकी प्लेस विजिट नहीं किया तो उनको कैसे पता लगेगा कि कौन से कि किस किस कल्चरल डाइवर्सिटी के पीपल हमारे पास हैं और वो क्या प्रैक्टिसेस या नॉर्म्स अडॉप्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि जजमेंट्स, कौन सी 3 जजमेंट्स हुई थी विच शेप्ड द वे वी लुक एट दीज लॉज। तो फर्स्ट जजमेंट थी, ईयर वाज 1985, इट वाज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। मोहम्मद अहमद खान वाज अ लॉयर, उनकी वाइफ थी शाह बानो बेगम जिनको उन्होंने डाइवोर्स दिया। तो शाह बानो बेगम अप्रोच द कोर्ट, तो कोर्ट ने इसमें जजमेंट दी थी कि शाह बानो बेगम वाज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड क्या है कि जब आपको डाइवोर्स हो जाता है उसके बाद आप सेपरेटिज्म फॉलो करते हो, दैट इज़ यू डोंट मैरी एनी अदर पर्सन, तो उसको इद्दत पीरियड बोलते हैं अकॉर्डिंग टू शरिया या अकॉर्डिंग टू मुस्लिम रिचुअल्स।
तो उसको कोर्ट ने टाइटल किया था कि आपको मेंटेनेंस मिलेगी और आपके हस्बैंड आपको मेंटेनेंस देंगे। तो उसके बाद एक सेकंड केस हुआ था सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1995 ईयर था। इसमें कोर्ट ने रिआइट्रेट किया कि पार्लियामेंट को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए और उसकी वो एप्लीकेबल करना चाहिए पैन इंडिया। अगर कल यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है ये केस देकर कि सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या ये बोला था कि पार्लियामेंट हैज़ टू फ्रेम अ यूसीसी, तो आपने कहना है येस, उन्होंने ये बोला था। थर्ड आता है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा था रिलीजन एंड पर्सनल लॉज आर डिफरेंट एवेन्यूज़, कि अगर रिलीजन के ऊपर आप लॉ बनाओगे तो ये डिफरेंट एवेन्यू है, आप पर्सनल लॉ नहीं बना सकते या आप एक ऐसा लॉ नहीं बना सकते जिनसे लोगों के पर्सनल लॉज इम्पैक्ट होंगे। तो थर्ड केस में बिल्कुल रिवर्स जजमेंट दी थी। अब देखते हैं कि लॉज इन प्लेस कौन से लॉज हैं जो इन प्लेस हैं इन इंडिया। अगर हम पहले लॉ की बात करते हैं दैट इज़ हिंदू पर्सनल लॉ इज़ कोडिफाइड इनटू 4 एक्ट्स। हमारे 4 एक्ट्स हैं जिसके अंडर हमारा हिंदू पर्सनल लॉ है। अब जो हिंदू टर्म यूज़ किया है इसमें 3 रिलीजन्स की बात की गई है। इसमें सिख्स भी आते हैं, जैन्स भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दीज लॉज, जो ये लॉज है इनके लिए। तो फर्स्ट लॉ है द हिंदू मैरिज एक्ट, सेकेंड इज़ हिंदू सक्सेशन एक्ट, थर्ड इज़ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट एंड फोर्थ इज़ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो ये 4 एक्ट हैं जो एक अम्ब्रेला एक्ट के अंडर है, दैट इज़ हिंदू पर्सनल लॉ। सेकेंड इज़ द पोर्चुगीज सिविल कोड 1867। वी ऑल नो कि गोवा गॉट स्टेटहुड इन 1961, तो उससे पहले पोर्चुगल टेरिटरी थी। तो पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 में बना था, उसके जो आज भी गोवा के अंदर फॉलो होता है, और आफ्टर 1961 इसको गोवा सिविल कोड बोला गया, जीसीसी। इसमें क्या है कि इट अप्लाइज टू ऑल गोवंस, की जो भी गोवा के पीपल हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस और एथनिक कम्युनिटी। ये डिफरेंट रिलीजियस और एथनिक कम्युनिटी डिफरेंट हो सकती है पर कोड सेम है। हाउएवर पोर्चुगीज कोड इज़ नॉट अ कंप्लीट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कंप्लीट नहीं है, इसके कुछ बेसिस हैं जो रिलीजन को टारगेट करते हैं। द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल इज़ हिंदू मैन बींग अलाउड बाईगैमी, मतलब 2 बार शादी कर सकते हैं इफ़ द वाइफ फेल्स टू डिलीवर अ चाइल्ड बाय द एज ऑफ 25 और अ मेल चाइल्ड बाय द एज ऑफ 30। तो ये थोड़ा सा एक, अगर देखो नैरो टर्म्स का लॉ है, मतलब इट इज़ एन अ नैरो टर्म, इट इज़ नॉट दैट एक्सेप्टेबल। ठीक है, अगर आपने चाइल्ड की बात की बाय द एज ऑफ 25 इट इज़ एक्सेप्टेबल। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मेल चाइल्ड तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके इनहेरिटेंस है या आपका जो उत्तराधिकारी वो मेल चाइल्ड ही हो। आज वी आर सीइंग एंड वी हैव सीन कि विमेन या गर्ल्स आर बेटर सक्सेसर्स दैन देयर मेल काउंटर पार्ट्स। देखते हैं कि अगर वे फॉरवर्ड की बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड के लिए तो हम कह सकते हैं कि हमें एक एवोल्यूशन चाहिए ऑफ कंसेंसस। उसके लिए हमारे पास पैरामीटर्स क्या होने चाहिए कि इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कि इन्फॉर्मेशन जो है ट्रू है, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, कि अगर हम अब लॉ को समझेंगे तब हम तभी आगे डिलीवर करेंगे कि वॉट डज दिस लॉ सेज। सेकेंड इज रिफॉर्म ऑफ पर्सनल लॉज टू प्रिजर्विंग द डाइवर्सिटी। हम एक ये भी आर्गूमेंट पुट ऑन कर सकते हैं कि अगर पर्सनल लॉज को प्रिजर्व करेंगे तो डाइवर्सिटी प्रमोट करेंगे। एंड थर्ड इज इम्पेरेटिव फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ओप्रेस्ड एंड द नेशनल यूनिटी एंड सॉलिडारिटी। हम कहते हैं कि जो ओप्रेस्ड है, जो डिप्रेस्ड क्लासेज हैं, उनके लिए एक अच्छा मेजर होगा कि दे कैन बी प्रोटेक्टेड, और नेशनल यूनिटी एंड सॉलिडारिटी को ये मजबूत करेगा। सो ये है हमारा टॉपिक दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये हमारी डिस्कशंस थी कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, वाई इट वाज इन न्यूज़, डेफिनेशन क्या है, किन किन चीज़ों को टारगेट करता है, क्या क्या जजमेंट्स हैं, वे फॉरवर्ड, और हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड गोवा सिविल कोड, जिसको पोर्चुगीज सिविल कोड भी बोलते हैं, हमने वो भी देखा। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।